आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है रिक्रूटमेंट, मतलब भर्ती। ठीक है, देखिए भर्ती आप समझिए, मतलब कि भर्ती की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए देश के विकास के लिए हमें मतलब अच्छे कर्मचारियों की, अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है ना। अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, अच्छे कर्मचारी नहीं होंगे तो देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक तौर पे विकास नहीं होगा, विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ये भर्ती की इम्पोर्टेंस है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भर्ती होती है वो बिल्कुल फेयर, ट्रांसपेरेंट और मेरिट के हिसाब से जो है, और अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं, अच्छे नागरिक हैं, वो भर्ती की तरफ आकर्षित हों। तो भर्ती बहुत ज़रूरी है भाई। अब जो शुरू में जो भर्ती हुआ करती थी, चलो इसका मीनिंग हम थोड़ा सा आगे अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ी इसकी बैकग्राउंड से मैं आपको बता देता हूँ। और जो एक फॉर्मल जो भर्ती की शुरुआत है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो भर्ती जो साइंटिफिक वे में जो एक मेरिट के हिसाब से जो भर्ती की जो शुरुआत थी, वो भर्ती जो है वो चीन से शुरू हुई थी। ठीक है, और जहाँ तक इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया में जो अंग्रेज़ों के टाइम में 1853 में जो है ये भर्ती की शुरुआत हुई थी। और वो शुरुआत करने का एक मतलब कि एक कारण भी था। वो ये कारण ये था कि अंग्रेज़ों के टाइम में भी क्या था कि अपने जान पहचान का इसको लगा दिया, उसको लगा दिया, जान पहचान है, नेपोटिज़म, फेवरेटिज़म, इस तरीके की बातें होती थी, जिसको हम अगर कहें तो लूट प्रणाली भी हम जिसको हम बोल सकते हैं, कि किसी भी आदमी को लगा दे, भाई ये चल तू आ गए, तेरे को भर्ती कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये जो इसको हम लूट प्रणाली बोलते हैं। और इसका देखो आप, एक इसका परिणाम था, इसका परिणाम क्या था कि अमेरिका के अंदर भी लूट प्रणाली थी। जैसे ही राष्ट्रपति, कोई नया राष्ट्रपति आता था, इलेक्शन जीतता था, तो उसमें क्या करता था, वो जितने भी पहले वाले जो कर्मचारी थे उनको हटा देता था और अपने जितने भी जानकार थे सभी की जो है वो भर्ती कर दिया करता था। तो इसको हम स्पॉइल सिस्टम या लूट प्रणाली बोलते हैं। और इसमें क्या हुआ था, 1881 के अंदर राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या कर दी गई थी। और हत्या किसने करी? एक बेरोजगार युवक ने जो है हत्या कर दी थी। ये 1881 में अमेरिका के अंदर। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इसकी रिसर्च, इसकी स्टडी हुई, तो वहाँ डिफरेंट जो कमेटीज़ थी, उन्होंने ये देखा कि भाई ये तो जो बेरोज़गारी है आगे जा कर के कोई और भी बड़ा कारण बन सकती है, या आतंकवाद के रूप में भी जा सकती है, कोई और भी कारण हो सकता है। तो 1883 में जो है भर्ती जो है वो शुरू कर दी थी उन्होंने। अब भर्ती का अर्थ देखिए, भर्ती का अर्थ क्या है? भर्ती का अर्थ है मतलब भरना। किसी संगठन में रिक्त पदों को भरना ही भर्ती होती है भाई। ठीक है, किसी भी संगठन में रिक्त पदों को भरना ही भर्ती होती है, ये इसकी डेफिनेशन है। आगे भी देखेंगे डिफरेंट स्कॉलर ने जो है क्या क्या जो है इसमें बताया, भर्ती की डेफिनेशन क्या दी। जैसे एल डी वाइट ने क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं, रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है। ठीक है, एल डी वाइट क्या कहते हैं कि जो रिक्त स्थान है किसी भी संगठन के अंदर, लोगों को आकर्षित करना। आकर्षित कैसे करेंगे भाई? एडवर्टाइजमेंट वगैरह आएगी न्यूज़पेपर में, ठीक है, और उसमें सैलरी लिखी होगी, उसमें एज लिखी होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी होगी, उसको आसान करके बनाया जाएगा। उसको लोगों को आकर्षित करो, जो 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 लायक हैं कि वो आकर्षित होंगे, भाई मैं जा करके इसके लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, आगे मार्शल डिमाक क्या कहता है, विशिष्ट कार्यों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को प्राप्त करना और बड़े समूह के लिए विज्ञापन निकालना, या किसी विशेष कार्य के लिए उच्च कौशल युक्त व्यक्तियों की खोज करना ही भर्ती है। ठीक है, और किंग्सले ने क्या कहा? किंग्सले ने कहा कि भर्ती वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्त प्रत्याशियों को प्रतियोगिता के लिए प्रवृत्त किया जाता है। इस तरह यह एक व्यापक प्रक्रिया का अभिन्न है जिसमें परीक्षा एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अब इन परिभाषाओं के आधार पर क्या जो है निष्कर्ष निकलता है? संगठन, ये जो भर्ती है संगठन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है भाई। वो तो है ही, अच्छे आदमी चाहिए संगठनों को कामयाब करने के लिए, देश के विकास के लिए अच्छे नागरिक, अच्छे कर्मचारी चाहिए। योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करना भाई, जिसमें कैलिबर हो वो आकर्षित होगा। और अगला, आकर्षक विज्ञापन तथा योग्यता निर्धारण पर जो है ये जो है बल देती है। योग्यता का निर्धारण प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि से करती है। जैसे हमारे यहाँ यूपीएससी है, एचपीएससी है और एचएससी वगैरह है, ये भर्ती का जो है ये काम करती हैं, और भर्ती करके जो है ये डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज़ को, सरकार को रिकमेंडेशन करती है कि भाई ये भर्ती कर दी, इनको जो है ज्वाइनिंग कराइए। अब आगे आते हैं इसमें, अभी ये देखिए ना, भर्ती में क्या क्या होता है। पदों का आकलन,
भर्ती की एक पूरी प्रक्रिया होती है। चलिए बता देता हूँ थोड़ा सा मैं, क्योंकि बाद में इसका एक अलग से ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा। पदों का आकलन सरकार बताएगी भाई इतने पद खाली हैं, वो HPSC को, HSC वगैरह को भेज देगी, भाई इतने उम्मीदवार हमारे को चाहिए। योग्यता का निर्धारण करना, भाई क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितनी एज रहेगी, ठीक है। विज्ञापन देंगे अखबारों में, आवेदन पत्रों की जब आवेदन जाएंगे उनकी छटनी होगी, कौन इसमें योग्य है कौन योग्य नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करना, ठीक है, साक्षात्कार इंटरव्यू करना और योग्य उम्मीदवारों का चयन करना और उनकी नियुक्ति की अनुशंसा के चरण सम्मिलित है। अब जो भर्ती एजेंसीज होती हैं वो रिकमेंडेटरी होती हैं भाई, सिर्फ सलाह देने का काम करती हैं। भर्ती कर दी उन्होंने कि भाई हमने 5000 जो है पुलिस वाले कांस्टेबल लगा दिए और सरकार को रिकमेंड कर देंगे कि ये योग्य है और इनको आप अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। अपॉइंटमेंट लेटर देती है सरकार, और भर्ती करने का जो काम करती है वो अपॉइंटमेंट एजेंसीज करती हैं, जिनको सिर्फ अनुशंसा का अधिकार होता है। सरकार चाहे तो इसमें मना भी कर सकती है, लेकिन सरकार ने खुद रिकमेंडेशन भेजी होती है, इसलिए वो मना नहीं करती। जो वो भर्ती करते हैं उनकी वो ज्वाइनिंग करा देती है। अब आगे देखिए इसमें भर्ती की अवधारणा, एक तो नकारात्मक अवधारणा, एक है सकारात्मक अवधारणा, ठीक है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। कल्पना कीजिए कि एक मेज़ पर कांच का गिलास रखा है जिसका आधा भाग पानी से भरा है, और किसी व्यक्ति से पूछे तो वो कहेगा कि आधा गिलास खाली है, और जबकि दूसरा उत्तर देगा आधा गिलास भरा हुआ है। तो एक व्यक्ति ने देखा कि आधा गिलास खाली है, उसकी सोच नेगेटिव है ना, तो इसको जो है नेगेटिव अवधारणा बोलेंगे हम। और दूसरा जो आदमी कहेगा भाई आधा भरा है, वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ, सकारात्मक उसकी अवधारणा। तो इसमें जो भर्ती के हिसाब से देखेंगे, नकारात्मक अवधारणा की भर्ती में भर्तीकर्ता, अभिकरण तथा निर्णयकर्ता मुख्य धूर्त व्यक्तियों को संगठन से बाहर रखने का प्रयास करते हैं। मतलब कि जो अयोग्य आदमी है उनको बाहर रखो, तो वो क्या करेंगे, इतनी एज होनी चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतने परसेंटेज होनी चाहिए, 10वीं में इतने नंबर होने चाहिए, 12वीं में इतने नंबर होने चाहिए, इसमें BA में इतने नंबर होने चाहिए, MA में। तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव अवधारणा है, ठीक है ना। सभी को मौका नहीं दिया। मान लीजिए कि भाई BA के अंदर किसी के पास 50% नंबर है और किसी के पास 90% नंबर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है भाई 50% वाला अयोग्य हो, ठीक है ना। 90% वाला हो सकता है उसने रट्टा मार करके जो है 90% नंबर लिए हों, उसमें IQ लेवल वो ना हो। और 50% वाला बहुत सारे आपने देखे होंगे, आप 20-25 साल पहले जा करके देखोगे, जितने भी IAS IPS होते हैं उनकी 3rd डिग्री है, ठीक है ना। BA के अंदर 3rd क्लास की डिग्री है उनकी, और वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो DGP तक पहुँचे हैं वो लोग सारे के सारे, ठीक है ना। तो ये डिसाइड कर देना कि भाई BA के अंदर जिसके 60% नंबर होंगे हम उसी का आवेदन लेंगे, ये गलत चीज़ है। ये क्या है, नेगेटिव अवधारणा है। और क्या होगा कि पॉजिटिव के अंदर क्या होगा कि जिसके पास BA की डिग्री है, चाहे वो 35% है, चाहे वो 90% है, सभी को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। ये सकारात्मक अवधारणा है भाई, सभी को मौका देना। और मतलब कि सभी को मतलब कि जिनके नंबर 60% से ऊपर हैं उन्हीं को मौका देना, और जो 60% से नीचे हैं ये एक ऋणात्मक जो है नेगेटिव अवधारणा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि चलो मान लिया कि उसके अंदर क्या है, बहुत सारे अयोग्य भी होंगे। मैं नहीं कहता कि भाई योग्य ही सारे, बहुत सारे अयोग्य भी होंगे, और वो जो अयोग्य उनको तो बाहर रख दिया, लेकिन उस 50% में 60% से नीचे वाले जो है उसमें बहुत सारे योग्य भी होते हैं, वो भी तो बाहर रह जाएंगे ना। तो ये थी नेगेटिव और जो पॉजिटिव जो है अवधारणा। और आगे अब देखते हैं इसमें क्या है, सकारात्मक अवधारणा को क्रियान्वित करने के लिए। हाँ, तो क्या है कि जो सरकारें हैं ना वो कोशिश करती हैं कि भाई सकारात्मक जो है भर्ती होनी चाहिए, कि सभी को, संविधान भी ये कहता है सभी को जो है इक्वल मौका मिलना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है कि बहुत आकर्षक ढंग से विज्ञापन देकर योग्य व्यक्तियों को संगठन की ओर बुलाया जाए, बढ़िया तरीके से विज्ञापन तैयार हो, ठीक है ना। योग्यता का निर्धारण पद की आवश्यकताओं तथा विशेषताओं के अनुरूप हो। योग्य का आकलन वैज्ञानिक पद्धति तथा परीक्षणों से किया जाए। योग्य, सक्षम तथा कार्यकुशल व्यक्तियों का चयन हो। सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाया जाए। भर्ती का प्रशिक्षण के साथ गहन संबंध हो। तो ये सकारात्मक अवधारणा के बारे में कुछ बात थी। अब देखते हैं योग्यता और भर्ती, ठीक है। वर्तमान में अधिकांश देशों में योग्यता मेरिट के आधार पर ही भर्ती होती है। यह योग्यता पद की आवश्यकता के अनुसार जो है वो बनाया जाता है। जैसे कहीं BSc है या फिर BTech है या MTech है, कहीं मतलब कि इंजीनियरिंग के लिए जो है भर्ती है,
करते हैं, इंजीनियर्स वगैरह की भर्ती करते हैं, तो उनकी जो है कंसर्न जो फील्ड में उन्होंने जो है एजुकेशन रही है उसकी डिग्री मांगते हैं। अपेक्षित कार्य मतलब किस तरीके के काम कराएंगे, देश के उस देश के सार्वजनिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवेश पर निर्भर करती है। ये सारे के सारे ना जो ये जो कारण ये जो बताएं, सार्वजनिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इसको देखते हुए वो तैयार करते हैं मेरिट। भाई इस आधार पे जो है भर्ती की जाएगी ताकि वो देश के विकास में जो है वो योगदान दे सके। कई बार जैसे भर्ती के लिए जाते हैं आप स्पोर्ट्स में भी, हाँ ये तो अच्छी बात है, आप स्पोर्ट्स में भी, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी है, उनके नंबर मिलते हैं। एनएसएस थी आपके पास, वाह जी एनएसएस भी थी, 5 नंबर इसके भी दे देते हैं। तो मतलब कि इस तरीके से मेरिट तैयार करते हैं कि भाई वो जो भर्ती होगा आदमी वो संगठन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक होगा। और भर्ती की पद्धतियाँ, बाहरी जो है पहली है बाहरी या प्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दूसरी है इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, भीतरी या अप्रत्यक्ष। और तीसरी है रिक्रूटमेंट ऑन डेपुटेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। जब किसी पद के लिए खुले बाजार में योग्य प्रत्याशियों से, व्यक्तियों से आवेदन मांगे जाते हैं तथा भर्ती की जाती है, तो वह योग्यता आधारित या बाहरी या प्रत्यक्ष, जिसको हम डायरेक्ट भर्ती कहते हैं, जैसे यूपीएससी करती है, बाहर से भर्ती करते हैं, जो आईएएस आईपीएस लगाते हैं, नए बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे वो सारे के सारे है। तो ये डायरेक्ट भर्ती हुई। और दूसरी है इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब कि भीतरी जो है भर्ती। भीतरी भर्ती में क्या होता है, इसको जो अप्रत्यक्ष जो भर्ती होती है इसके अंदर उसको हम प्रमोशन वाली भर्ती भी बोलते हैं। प्रमोशन, पदोन्नति, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में एएसआई है, उसको हम एसआई बना दें तो दूसरी डेजिग्नेशन होगी ना एसआई की, सब इंस्पेक्टर की। पहली डेजिग्नेशन क्या है उसकी, एएसआई की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसको प्रमोट करके हमने एसआई बना दिया। वो जो पोस्ट एसआई की खाली पड़ी थी तो उसकी जगह ये एएसआई आ गया, विद इन डिपार्टमेंट, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन संगठन। इसको भीतरी भर्ती, अप्रत्यक्ष भर्ती या इनडायरेक्ट भर्ती बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब ये दोनों आप अच्छे से समझ गए होंगे। डायरेक्ट भर्ती कौन सी होती है, जो बिल्कुल फ्रेश भर्ती होती है, जो नए कैंडिडेट्स को भर्ती करते हैं। एडवर्टाइजमेंट वगैरह होगी, परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, सारी प्रोसीजर्स वगैरह होंगी उसमें। ठीक है ना। बाहर से जो नया कैंडिडेट लेंगे उसको हम डायरेक्ट भर्ती या बाहरी भर्ती या प्रत्यक्ष भर्ती बोलते हैं। और जो इनडायरेक्ट भर्ती होती है वो मैंने आपको बता दिया, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के अंदर ही भर्ती होती है। प्रमोशन बेस्ड जिसको हम भर्ती बोलते हैं, ये दोनों होगी। अब तीसरी जो भर्ती होती है, इसमें तीसरी भर्ती होती है ये रिक्रूटमेंट ऑन डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति। मतलब जब कोई एक जो अधिकारी या कर्मचारी एक संगठन छोड़ करके कुछ टाइम के लिए, मान लिया कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है डीएचई में, डायरेक्टर हायर एजुकेशन पंचकुला के अंदर, वो मतलब डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जाएगा। 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए या 5 साल के लिए। तो वो 5 साल वहाँ या जो भी टाइम होगा, 3, 4 साल, 5 साल के लिए, वहाँ 5 साल नौकरी करने के बाद दोबारा फिर वो जो है कॉलेज में आ जाएगा एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है ना। वो कुछ टाइम के लिए डेपुटेशन पे गया, इसको भी एक तरीके से हम भर्ती ही बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पोस्ट खाली पड़ी असिस्टेंट जो डायरेक्टर की है, तो वो जो है डेपुटेशन के माध्यम से जो है भरी जाती है। तो इसमें एक चीज़ हो रही है, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि एक टांग व्यवस्था। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लिया कि जैसे हमारे कॉलेज के अंदर है, कोई भी कॉलेज हम मान सकते हैं, कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल की जो पोस्ट है, प्रिंसिपल नहीं है कॉलेज के अंदर, मान लिया रिटायर हो गया, तो उसकी जगह क्या है कि साथ वाले किसी दूसरे प्रिंसिपल को ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी, एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, भाई आप उस कॉलेज का भी जो है कार्यभार संभालेंगे। तो ये भी एक तरीके से भर्ती है देखा जाए तो मेन जो भर्ती है मैंने आपको बताया, मेन भर्ती है एक तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और थोड़ा सा हम इसके बारे में बता सकते हैं डेपुटेशन वाली भी। ये भी मतलब 1, 2, 3 मेन तो ये 2 ही हैं, तीसरी भी आप इसमें बता सकते हो। आगे चलिए हम देखते हैं, इसमें आगे हम बात करेंगे बाहरी जो भर्ती है, जो मैंने डायरेक्ट भर्ती बताई, जो फ्रेश जो भर्ती होती है, उसके जो लाभ क्या क्या है। प्रत्याशियों के चयन हेतु व्यापक क्षेत्र उपलब्ध है, एक लोकतांत्रिक प्रणाली है भाई, सभी को बराबर मौका दिया जाएगा और पूरा का पूरा व्यापक क्षेत्र होता है कि मान लिया यूपीएससी जब एडवर्टाइजमेंट करती है, पूरे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, भाई सबका अधिकार है उसमें भर्ती होने का। प्रत्येक स्तर पर नए एवं प्रतिभावान उम्मीदवार उपलब्ध हो सकते हैं, बिल्कुल जो एग्ज़ाम के माध्यम से आएंगे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो प्रतिभा के साथ और टैलेंट के साथ आएंगे।
सबके लिए समान अवसर, बिल्कुल। और अगला जो पॉइंट है इसमें, संगठन में किसी भी पद पर आने वाला व्यक्ति नया होता है और वो उत्साह के साथ कार्य करता है, और नए चेहरे, नए विचार तथा ऊर्जावान व्यक्ति संगठन में आते हैं। बिल्कुल, जब नया कोई संगठन में आता है पूरी मेहनत के साथ काम करता है। योग्यता के सिद्धांत के अधिक समीप, बिल्कुल ये बिल्कुल जो मेरिट है, मेरिट सिस्टम के बिल्कुल ये नज़दीक है। मेरिट के माध्यम से जो है वो भर्ती होता है। नौजवान व्यक्तियों को सेवा के अवसर प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, नौजवान जो आएगा उसको काम करने का मौका मिलेगा इसमें बढ़िया तरीके से। इससे संगठनात्मक परिवर्तन तथा नई तकनीक का समावेश होता है, क्योंकि जो नए जो यंग आते हैं, यंग जनरेशन के लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, नई नई जो टेक्निक है वो साथ में लेकर के आते हैं और नए नए इनिशिएटिव लेते हैं, संगठन के अंदर नया काम करते हैं, तो वो अच्छे अच्छे काम करते हैं, नए इनिशिएटिव भी लेते हैं और बढ़िया तरीके से वो जो है वो काम करते हैं, और नई जो टेक्निक्स वगैरह आती हैं उनको अडोप्ट भी करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसमें अभ्यर्थी अपनी योग्यता बढ़ाने हेतु कठिन प्रयास करते हैं, बिल्कुल हार्ड वर्क करते हैं भाई वो, बिल्कुल। अब इसकी कमियां क्या हैं, अब ये देखिए जो हानियां क्या हैं इसकी। उच्च पदों पर अनुभवहीन व्यक्ति आ जाते हैं जो पूर्ण दक्षता के साथ कार्य नहीं करते। क्या है कि उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, जो नया नया कैंडिडेट आता है, भर्ती होकर के आता है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता। और दूसरा, निम्न कर्मचारियों को विभाग में पदोन्नति नहीं मिलती। मान लिया कोई किसी को हम डायरेक्ट एसआई लगा देते हैं किसी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो जो एएसआई है उसके लिए जो प्रमोशन है वो ख़त्म हो जाएगी चांसेस। और कतिपय प्रकरणों में नवागंतु जो नए युवा अधिकारी आते हैं और जो पहले से काम करें, प्रौढ़ करें, जिसकी 50-55 साल जो उम्र है, उनके बीच में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। नया उसके ऊपर की पोस्ट पे आएगा, नीचे वो काम करेगा, उसके अंडर काम करता है, तो उन्हें कहेगा यार नया बंदा आया, मैंने इसके नीचे काम करना पड़ेगा, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा तनाव हो सकता है। जो नए अधिकारियों को विभागीय प्रक्रियाएं समझाने व प्रशिक्षण पर व्यय करना पड़ता है। बिल्कुल, इनकी ट्रेनिंग होती है तो सरकार इन पे जो है, जो नए भर्ती हो गया तो इन पर जो पैसा खर्च करना पड़ता है। और अधिक समय लेने वाली तथा आर्थिक रूप से महंगी पद्धति है। ठीक है, ये जो भर्ती की जो प्रक्रिया है इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इससे लोक सेवा आयोगों पर भर्ती अभिकरणों पर बोझ बढ़ता है। जो यूपीएससी, एचपीएससी, दूसरे जो भर्ती एजेंसीज हैं, इनके ऊपर बर्डन होता है, हज़ारों जो है पद भरने पड़ते हैं। आगे, योग्य एवं प्रतिभावान कार्मिक पदोन्नति न देकर संगठन छोड़ जाते हैं। क्या होता है कि जब बाहर से भर्ती होती है, जो उसमें पुराने आदमी काम करते हैं, तो वो देखेंगे यार ये हमारे लिए प्रमोशन के जो रास्ते ख़त्म कर दिए हैं सारे के सारे, तो वो कई बार वो संगठन छोड़ देते हैं, रिज़ाइन कर जाते हैं। कार्मिक की मेहनत, अनुभव तथा कार्यकुशलता व्यर्थ चली जाती है। तो इस तरीके के जो पहले से काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस जो है ख़राब चला जाता है। योग्यता निर्धारण की कोई भी विधि विश्वसनीय तथा संतोषजनक नहीं है। जो मेरिट का जो सिस्टम है वो हम यूँ कह देंगे वो बिल्कुल ही फेयर है और बहुत बढ़िया है, तो वो नहीं कह सकते हम। जैसे यूपीएससी भर्ती करती है, यूपीएससी के अंदर क्या होता है, प्री के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक सी सेट का होता है, ठीक है, और एक जनरल स्टडी का। तो जनरल स्टडी का तो मान लिया भाई सारे कवर कर लेंगे, लेकिन जो सी सेट का होता है उसके अंदर क्या है, आप देखेंगे जो बीटेक है, एमबीबीएस हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, वो उसको ज़्यादा क्वालिफाई कर लेते हैं कंपैरिजन किसके, जो बीए करते हैं, सिंपल जो आर्ट से जो ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो उसके लिए दिक्कत होती है। तो इसमें क्या आता है कि जो मेरिट बढ़ाने की जो पद्धति है, जो रिक्रूटमेंट की पद्धति है, उसमें कमियां पाई जाती हैं। आगे इसमें देखिए, इसमें यह पद्धति लोक सेवा को कैरियर के रूप में अपनाने वालों के लिए बाधा जो है वो बनती है। ठीक, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो ऑलरेडी काम कर रहा है कर्मचारी और बाहर से कोई बंदा आ जाता है तो उसके लिए बड़ी परेशानी होती है कि भाई मेरे ऊपर आकर के बड़ा बॉस बन गया है, तो वो नहीं सोचता यार अब क्या करना है संगठन में, प्रमोशन तो होनी नहीं, ठीक है, हमारे लिए जो तरक्की के चांसेस खत्म हो गए। जो कैरियर जो चुनता है वो कैरियर नहीं चुनेगा, फिर वो रिज़ाइन करके चला जाएगा। तो ये मैंने बताया कि जो बाहरी भर्ती है उसके लाभ और हानियाँ क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे इसमें जो ये क्या कहते हैं, इसे जो इनडायरेक्ट जो भर्ती होती है, मैंने बताया जो प्रमोशन जो बेस्ड है, पदोन्नति के आधारित है भर्ती है, उसके लाभ क्या हैं। ये कम खर्चीली डिपार्टमेंट में करनी होती है, भाई एएसआई से एसआई में प्रमोशन कर दिया। अनुभव एवं कर्मठ व्यक्ति, बिल्कुल सही बात है, उनका तजर्बा होता है, एएसआई का बहुत ज़्यादा तजर्बा होता है काम करने का, तो एसआई पे आएगा तो और अच्छे से काम करेगा। ठीक है, आगे सेवारत कार्मिकों को पदोन्नति एवं वृत्ति का विकास के अवसर मिलते हैं। बिल्कुल जो पहले ही जो सर्विस में है उनको जो है कार्मिकों को पदोन्नति, उनको प्रमोशन मिलती है और वो कैरियर चूज करते हैं, वो रिटायरमेंट तक वो जो है संगठन में रहेंगे। योग्यता का निर्धारण करना सरल है क्योंकि पहले से ही कार्यरत कार्मिक की निष्पादन क्षमता जो सामने जो है वो रहती है। तो इसमें योग्यता का निर्धारण करना बिल्कुल सरल है भाई, पहले से जो बंदा आया है वो भर्ती के माध्यम से ही आया है, मेरिट के माध्यम से ही आया है, तो उसकी योग्यता तो होती है।
ठीक है। आगे कार्मिकों को अभिप्रेरणा संतुष्टि मिलती है भाई। जब जो भर्ती जो भीतर से जो भर्ती होती है उसके अंदर जो कर्मचारी हैं उनको लगेगा भाई हमारी तो प्रमोशन होगी, और हम जो अब आज मतलब क्लर्क हैं तो कल को जो है सुपरिटेंडेंट तक भी हम जाएंगे, हो सकता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार चले जाएँ, डायरेक्टर चले जाएँ, तो उनको जो है मोटिवेशन मिलता है और उनको संतुष्ट होते हैं अपने काम करने से और डिपार्टमेंट की कार्य गतिविधियों से। अनुभवी कार्मिकों को तत्काल तथा दीर्घावधि का प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता, तो इनको प्रशिक्षण पे भी जो है पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, क्योंकि इनको पहले ही काम बहुत अच्छे से आता होता है। पदोन्नति के अवसर देख कार्मिक मेहनती एवं कुशल सिद्ध होना चाहता है, तो मतलब उनको लगेगा कि भी हमारी प्रमोशन होगी परफॉर्मेंस बेस्ड काम के हिसाब, तो वो और मेहनत करेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, लोक सेवा आयोगों या भर्ती अभिकरणों का भार कम करती है। जो यूपीएससी एचपीएससी है, जो दूसरी भर्ती एजेंसीज हैं, उनका काम जो है वो उनका जो वर्कलोड जो है कम हो जाता है। संगठन की सेवा में आकर्षण तथा प्रतिबद्धता जो है वो बढ़ती है। तो क्या होता है, जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उनका जो है संगठन के प्रति हमेशा अट्रैक्शन रहता है, उनको पता है कि प्रमोशन होगी, हमारी सैलरी वगैरह बढ़ेगी, और उनकी जो कमिटमेंट है संगठन के प्रति वो जो एकदम ईमानदार होगी, वो संगठन के प्रति कमिटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे। आगे, कार्य अनुभव प्राप्त कार्मिक सामने रहता है, अतः योग्यता निर्धारण तुलनात्मक रूप से सरल है। भाई कार्य का जो इसको अनुभव होगा वो अपने उसके सामने ही होता है, तो संगठन से जो है उसको बहुत अच्छे से लाभ मिलता है, ठीक है। पता भी होता है कि भाई वो कौन सा कर्मचारी ठीक काम कर रहा है, कौन सा कर्मचारी सही काम नहीं कर रहा है। परफॉर्मेंस देखते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसको जो प्रमोशन दे देते हैं। कुछ कार्मिक पदोन्नति के लालच में अच्छा कार्य करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। योग्य तथा मेधावी कार्मिक अच्छे पदोन्नति अवसरों के कारण संगठन को छोड़ना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल। जो अच्छा जो कार्मिक होगा वो प्रमोशन के लालच में काम करेगा और वो जो है संगठन को छोड़ना नहीं चाहेंगे, संगठन के प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे। यह विधि नौकरी को वृत्ति का कैरियर के रूप में अपनाने में सहायता करती है कि भाई मैं तो रिटायरमेंट तक संगठन में रहूँगा, मैं संतुष्ट हूँ और मोटिवेटेड भी हूँ, क्योंकि प्रमोशन होगी, सैलरी बढ़ेगी हमारी, ठीक है। तो ये उसके कुछ लाभ थे जो भीतर से बढ़ती है। अब इसकी कुछ हानियाँ देख लेते हैं हम। अब क्या हानि, सीमित व्यक्तियों में से योग्य को चुनना होता है, अतः क्षेत्र सीमित होता है। भाई बिल्कुल ठीक बात है। एएसआई कितने हैं, मान लिया 100 200 300 एएसआई हैं, उनमें से एसआई को चुनना है, जो 10 होंगे या 20 होंगे, तो जो 300 एएसआई में से जो चुनना है तो एरिया सीमित हो गया। अगर हम डायरेक्ट एसआई की भर्ती करेंगे तो उसमें 5000 भी हो सकते हैं कैंडिडेट से, बाहर से आएंगे तो उसमें से और क्रीम निकल के आएगी, जो टेस्ट होगा। तो ये इसकी जो हानि है। पदोन्नति व्यवस्था के प्रचलन के कारण बहुत से कर्मचारी अकर्मण्य तथा परंपरावादी बन जाते हैं। भाई कर्मचारी सोचते हैं प्रमोशन तो हो ही जानी, छोड़ो ना यार कि ये काम करना है, आप होता रहेगा काम, सैलरी तो आ ही रही है। तो ये भी एक नुकसान है। बहुधा अकुशल तथा साधारण योग्यता वाला कार्मिक भी कई बार क्या होता है, जब प्रमोशन होती है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, कैलिबर नहीं होता, टैलेंट नहीं होता, वो भी जो है ऊपर वाले जो है पद पे वो जो है उसकी प्रमोशन हो जाती है, वो संगठन में जो है वो नुकसान हो जाता है उसका, क्योंकि वो अच्छे से काम करना तो जानता ही नहीं, प्रमोशन उसकी हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, भीतरी भर्ती तथा पदोन्नति से उच्च पद पर पहुंचे व्यक्ति तथा बाहरी व्यक्ति से नया व्यक्ति के बीच अहम का टकराव होता है, क्योंकि सेवारत कार्मिक नवाचार विरोधी तथा दकियानुसी विचारों के होते हैं। क्या होता है कि जो भीतरी भर्ती से जो वो उच्च पद पर जो वो जाते हैं और जो नए आते हैं उनके बीच जो स्ट्रेस हो जाती है। जो पुराने आदमी होते हैं 50-55 साल के, वो जो नई चीज़ आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसका विरोध करेंगे, छोड़ यार हमने नहीं सीखनी ये चीज़, हम तो पुराने उससे काम करेंगे। और जो नया आता है वो नई टेक्नोलॉजी नई विधि से काम करता है, तो उनके बीच जो है अहम की भावना या संघर्ष होता है। अगला है, पदोन्नति प्राप्त कार्मिकों में उत्साह नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्व अपेक्षित रहता कि जो जिनकी प्रमोशन होती है ना, उनको पता होता है प्रमोशन तो होनी है, छोड़ देना कि ये काम करना है, 10 साल में 12 साल में एसोसिएट बन जाना है, फिर प्रोफेसर बन जाना है, या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट बन जाना है, तो वो काम करना नहीं चाहते हैं फिर। तो ये भी एक नुकसान है। योग्य तथा प्रतिभावान युवा उच्च लोक सेवा में प्रवेश पाने से जो है वो वंचित रह जाते हैं। प्रमोशन कर दी और जो बाहर से जो बंदे आने थे नए, जो बहुत बढ़िया जो टैलेंटेड हैं, वो जो है वो जो भर्ती होने से जो है वो वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो बाहर हैं। नए चेहरे, नए विचार तथा नई तकनीक संगठन में नहीं आ पाती। नए चेहरे, नए विचार तथा नई तकनीक संगठन में नहीं आते, बिल्कुल सही बात है इसमें। तो पुराने ही आते हैं, वो पुराने दकियानुसी विचारों पर चलते रहते हैं। शीघ्र परिवर्तनशील व्यवस्था में लोक प्रशासन पिछड़ जाता है, क्योंकि नवाचार युवा अधिक करते हैं।
शीघ्र परिवर्तनशील व्यवस्था में लोकसभा, बिल्कुल जो परिवर्तन होना चाहिए संगठन के अंदर, जो पुराने आदमी परिवर्तन नहीं चाहते हैं, नया जो आएगा वो तो परिवर्तन चाहेगा, तो ये भी एक नुकसान है। यह अप्रजातांत्रिक विधेयता नए ज्ञान का स्वागत नहीं करती, ये एक तरीके से अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि सभी को मौका नहीं मिलता है, और जो नया ज्ञान आता है, नई नॉलेज आता है, ये उसको रोकती है। तो ये मैंने आपको बताया कि भर्ती कितने तरीके की होती है, भर्ती क्या है। लेकिन भर्ती का क्या है, हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर क्या है कि भर्ती किस तरीके की होती है, पेपर लीक हो जाते हैं, रिश्वत चलती है, ये वो बहुत सारे लूप होल्स हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो ये भर्ती के बारे में कुछ मैंने बातें बताई, मुझे उम्मीद आपको पसंद आई होगी।